नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। कोई माने या ना माने, पर आज ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश ताइवान है। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 2.5 करोड़ से भी कम है, मगर उसके हौसलों के तूफान के आगे 150 करोड़ की आबादी वाला चीन भी पस्त है। आज ताइवान का राष्ट्रीय दिवस है और इस मौके पर भारत अपने इस मित्र राष्ट्र के साथ खड़ा है। भारत का बच्चा बच्चा ताइवान के इस उत्सव में दिल से शामिल है। भारत की दृष्टि में ताइवान एक संप्रभु और प्रजातांत्रिक मुल्क है, जिसके पास साइंगवेन के रूप में जनता द्वारा चुनी गई राष्ट्रपति है। कल भारतीय मीडिया में ताइवान की जो तस्वीर प्रस्तुत की गई, उसने भारत ताइवान संबंधों की मजबूती के मायने केवल चीन को ही नहीं समझाए हैं, बल्कि इसे दुनिया ने भी सलीके से समझ लिया होगा। जो नहीं समझे हैं उनके लिए एक ही जवाब है, भाड़ में जाओ। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत मौखिक बयानों तक ही ताइवान के साथ सीमित रहेगा या इन रिश्तों को और ऊंचाइयों तक भी लेकर जाएगा। ऐसा इसलिए कि ताइवान के मामले में भारत ज्यादा कुछ कहने से बचता रहा है। जिस प्रकार पिछले दिनों चीन ने मुंह फाड़कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश मानने से इंकार कर दिया और जम्मू कश्मीर के मामले में उसने लगातार टांग फंसाई है, भारत उस तरह से चीन पर आक्रामक नहीं रहा है। अगर अतीत में जाए तो 1962 की जंग की वजह भारत द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शरण देना भी माना जाता है। इसका मतलब यह है कि क्या भारत ताइवान को अहमियत देने से इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि उसे 1962 की पुनरावृत्ति का डर सता रहा है, या फिर भारत चीन से अभी भी उम्मीद लगा रहा है कि वह भी वन इंडिया पॉलिसी को मानने के लिए बाध्य होगा, अथवा भारत आज भी नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के पुराने ढर्रे पर चल रहा है। अगर भारत आज भी इन्हीं 3 कारणों में उलझा है तो समझ लीजिए भारत कल ही स्वतंत्र हुआ है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से स्पष्ट है कि आज सभी देश किसी न किसी गुट में शामिल है। अगर चीन की बात की जाए तो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को मिलाकर उसने भी एक गुट बना लिया है। अगर उसका टकराव अमेरिका के साथ होता है तो रूस भी कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा है। जहां तक ताइवान को समर्थन देने की बात है तो आज स्थिति 1962 वाली नहीं है। 1962 में भी भारत ने चीन को मटियामेट कर दिया होता अगर पंडित नेहरू अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं हुए होते। चीन उस वक्त भारत के मुकाबले कमजोर था और आज तो पहले से भी कहीं ज्यादा कमजोर है, क्योंकि 1962 के युद्ध के वक्त अमेरिका और सोवियत संघ क्यूबा संकट में उलझे थे। क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा से महज 89 किलोमीटर दूर है और वहां सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ का ध्यान क्यूबा की तरफ था, जिसका फायदा उठाकर चीन ने भारत पर हमला कर दिया। हालांकि उस वक्त भारत अमेरिका का सहयोगी नहीं था। नेहरू तब भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दुम पकड़कर झूले झूल रहे थे, मगर चीन के मामले में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भारत की मदद को उतावले थे। अमेरिका ने भारत को चीन के खिलाफ मदद भी भेजी थी, मगर तब तक युद्ध को 15 दिन गुजर चुके थे और चालाक चीन अपने कदम वापस खींच चुका था। आज की घड़ी अमेरिका और रूस दोनों ध्रुव विरोधी भारत के साथ खड़े हैं। केवल यही नहीं, बल्कि फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी खुलकर भारत के समर्थन में है। अनुमान लगाइए, अगर भारत के खिलाफ चीन के पास यही समर्थन रहा होता तो नेहरू के पदचिन्हों पर चलने वाले इस देश की हालत आज क्या होती। पंडित नेहरू पर 1962 की हार का दाग सदैव चिपका रहेगा, मगर उन्होंने जिस प्रकार चीन की धौंस में नहीं आकर दलाई लामा को भारत में शरण दी थी, वह भी कम बहादुरी की बात नहीं है। आज अगर ताइवान को भारत की मदद और मान्यता की दरकार है तो भारत पीछे की तरफ ज्यादा सोच रहा है और आगे की ओर कम देख रहा है। भारत के थिंक टैंक को लगता है कि ताइवान की खुलकर मदद करने से चीन रुष्ट हो सकता है। वह कश्मीर के खिलाफ एक नेक्सस तैयार करके दुनिया में अपना अभियान चला सकता है, साथ ही देश के अलगाववादी संगठनों तक अपनी पहुंच बनाकर उनकी मदद को आगे आ सकता है। परंतु यह काम तो चीन वर्षों से करता आया है। यह अलग बात है कि उसने भारत के खिलाफ साजिशों में खुद की भूमिका को पर्दे के पीछे रखा है, परंतु अगस्त 2019 के बाद से वह पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उभारता रहा है। ऐसे में चीन ने वन इंडिया पॉलिसी को कभी माना ही नहीं, जबकि विस्तारवाद से निर्मित वन चाइना पॉलिसी को दुनिया के ऊपर थोपता चला गया। ताइवान ने आज ही अपना एक नया पासपोर्ट जारी किया है। इस पासपोर्ट पर पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना और उसके नीचे ताइवान लिखा रहता था, मगर अब जो पासपोर्ट उसने जारी किया है उसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना को पूरी तरह हटा दिया गया है और केवल ताइवान पासपोर्ट शब्द ही रखा गया है। इससे साबित होता है कि 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश 150 करोड़ चीनियों को अपनी सुनामी में बहा ले जाने का दम रखता है। अगर ताइवान को अमेरिका के अलावा भारत से भी सहायता मिल जाए तो यह सुनामी एक तूफान का रूप ले सकती है, यानी भारत चीन की चिता लगाने के लिए ताइवान को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। पर इसके लिए जरूरी है कि भारत मोरल सपोर्ट के साथ ताइवान को सैन्य समर्थन के लिए भी पहल करे।
चीन ने इस साल में अब तक 2972 बार अपने फाइटर जेट ताइवान की सीमा के पास भेजे हैं। चीन के युद्ध विमानों को भगाने पर ताइवान को करीब 90 करोड़ डॉलर खर्च करना पड़ा है। ऐसे में भारत अपने हल्के लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस को ताइवान को दे सकता है, जो उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के साथ कम ईंधन में उसका खर्च भी कम कर सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी ताइवान की सुरक्षा में कारगर हथियार हैं। खुद ताइवान भी भारत से हथियारों को लेकर बात कर चुका है, मगर चीन की नाराजगी से बचने के लिए सरकार साहस ही नहीं जुटा पाई है। हालांकि चीनी सेना के हमले के मंडराते खतरे के बीच अमेरिका ताइवान को अवैध किला बनाने में जुट गया है। अमेरिका ताइवान को 7 बेहद घातक हथियार देने जा रहा है, जिसमें क्रूज मिसाइल और ड्रोन विमान भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका पर भी चीन का दबाव चल रहा था, जिसमें अमेरिका ने ताइवान को ऐसे हथियार देने से परहेज किया जिनसे चीन नाराज हो सकता था। परंतु आज हालात ऐसे हैं कि अमेरिका उल्टे चीन पर ही अपना दबाव बढ़ा रहा है। चीन ने लगभग 1200 मिसाइलें ताइवान की ओर मुंह करके तान रखी है। साल 2008 के बाद सत्ता में आए राष्ट्रपति मा यिंगजू चीन के संघीकरण के समर्थक थे, मगर इसी साल चुनाव में साई इंग-वेन भारी बहुमत से ताइवान की राष्ट्रपति बनी है। उनकी पार्टी ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानती है और उन्हें चीन की वन चाइना पॉलिसी स्वीकार नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति मा यिंगजू की वजह से चीन के व्यवहार में नरमी रही है, मगर इस बार आग दोनों ही तरफ बरस रही है और यकीनन भारत इस आग में खुद को झुलसने से बचाने पर ज्यादा जोर लगा रहा है। वैसे ऐसी तपिश से बचना भी चाहिए जिसमें बेमतलब में हाथ झुलसते हों, लेकिन जब बात चीन और पाकिस्तान जैसे दुष्ट पड़ोसियों की आती है तो कूटनीतिक विकल्प सीमित करने पड़ते हैं, क्योंकि भारत का भविष्य शताब्दियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस धरती के साथ बना रहेगा। चीन पाकिस्तान पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे, भारत तब भी इस धरा पर रहेगा, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम का प्रणेता है। इसलिए चीन पाकिस्तान जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए आज नहीं तो कल ये हाथ तो जरूर झुलसाने पड़ेंगे। आज नेशनल डे पर ताइवान एक साहसी और समर्थ राष्ट्र के तौर पर अवतरित हो रहा है। अवतरित इसलिए कि उसके पास हिम्मत का खंड भंडार है, जो चीन की विशाल सेना और हथियारों के आकूत जखीरे के सामने सीना ताने खड़ा है। यह कोई मामूली बात भी नहीं हो सकती है। ऐसे देश कम ही देखने को मिलते हैं। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि वह अमेरिका से भी ज्यादा भारत को अहमियत देता है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने एक बार कहा था कि अगर उसे भारत का साथ मिल जाए तो वह 24 घंटे में बीजिंग को ध्वस्त कर सकते हैं। यह कोई सामान्य बयान या बकलोली नहीं थी, बल्कि इसमें ताइपे की हिम्मत साफ साफ झलकती है। दिल्ली की सड़कों पर ताइवान के नेशनल डे पर लगे पोस्टर बैनर भारत के प्रति ताइवानी सोच और भारतीयों का ताइवान के प्रति अपना तो प्रदर्शित करते हैं। आज केवल हम ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान ताइवान के साथ खड़ा है। आज नहीं तो कल भारत की लोकतांत्रिक सरकार भी ताइवान के साथ खड़ी दिखेगी, क्योंकि भारत की राष्ट्रवादी सरकार किसी के दबाव में नहीं आती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।